नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से जो परीक्षा होनी है आपकी लेखपाल की, इसी के लिए एमसीक्यूज़ कर रहे थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। एमसीक्यूज़ नहीं बल्कि ये पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये आपके जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं, चाहे पीसीएस की हो, सीडीएस की हो, हर एक परीक्षा में जो एनवायरनमेंट के जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, सभी को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप हमारे वाईटी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये अलग से प्लेलिस्ट लेखपाल के लिए बना दी गई है, ठीक है? अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्योंकि हम लास्ट टर्म पर 15 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। इसको शुरू करूँ इससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ दे दूँ। सबसे पहले तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा लेट लपेट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको लेखपाल के बैच से जुड़ना हो तो आप कहाँ जाएँगे? आप आएँगे हमारे एप्लीकेशन पर। लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। तो आप यहाँ पर जाके लेखपाल के बैच से जुड़ सकते हैं और एक कूपन कोड है KD25 इसका इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपके प्राइस कम हो जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। कह रहा है सीडीएस 2020 में पूछा गया है, कह रहा है विश्व की एक विशालतम बैरियर रीफ है। ये कहाँ पर है? बैरियर रीफ ये कहाँ पर है? ये है तो ऑस्ट्रेलिया में, इतना तो हम सबको पता है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया की कौन-सी दिशा में है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? ऐसे सवालों को करने के लिए आपको मैप आना चाहिए, ठीक? जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो, देखो, इस प्रकार से आप जब ऑस्ट्रेलिया को देखते हो, तो कुछ ऐसा मैप दिखेगा। यहाँ पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर एक छोटी-सी खाड़ी है और इस तरफ ये एक दीवाल है, ऑस्ट्रेलिया में पूर्व की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में टोटल 6 प्रांत हैं, गौर करना। ये पानी जो भरा हुआ है ऊपर उत्तर की तरफ, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, ये कौन-सी खाड़ी है? इसे कहा जाता है कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। याद रखो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर एक खाड़ी है, इसको कहते हैं स्पेंसर, स्पेंसर की खाड़ी। तो आपसे पूछा जाए कारपेंटिया की खाड़ी कहाँ है, स्पेंसर की खाड़ी कहाँ है, तो बता लोगे। ऑस्ट्रेलिया के जब आप दक्षिण में जाते हो तो यहाँ पर एक छोटा-सा आइलैंड है, इसको कहते हैं तस्मानिया, तस्मानिया। और ये जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी, 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 है ना? यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसे कहते हैं बास जल संधि, बांस जल संधि और ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। सवाल मेरा ये है कि बांस जल संधि किसे-किसे अलग करती है, तो बताओगे तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कभी-कभी ऐसे भी पूछता है कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत को यहाँ पर कौन-सा प्रांत है? ऑस्ट्रेलिया का कौन-सा स्टेट है, जिसे बांस जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो ये कौन-सा प्रांत है? इसे मुझे आंसर में कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या है? यही है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जब ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शंस के हिसाब से देखोगे तो ये है उत्तर-पूर्व में, उत्तर-पूर्व में, ठीक है? और यहाँ पर ये भी सवाल पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत के ज़्यादा निकट है? तो यहाँ पर कौन-सा प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का? यहाँ पर है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। टोटल 6 स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक? तो मैं आपको लिए चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया के, गौर करना, ऑस्ट्रेलिया के 6 स्टेट्स। पीसीएस में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि 6 स्टेट्स मुझे बताओ और साथ ही साथ उनकी राजधानियों को मैच कराओ। इससे सवाल बहुत पूछता है। तो एक तो स्टेट है, इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, गौर करना। एक स्टेट है इसे कहते हैं उत्तरी प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तरी प्रदेश, नॉर्दर्न स्टेट है ये। क्वींसलैंड भी एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के अलावा एक स्टेट है दक्षिणी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के बाद कितने हो गए? 4 हो गए ना? मैं आपको लिए चलता हूँ एक स्टेट के पास जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स और छठा स्टेट है, इसे कहते हैं विक्टोरिया। याद रखिएगा इस तरह के सवाल आपसे भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके लेखपाल के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंशन है, ठीक? अब यहाँ मुझे इनकी कैपिटल बताओ ज़रा।
कैपिटल भी पूछी जाती है मैच कराने के लिए। पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी कैपिटल है पर्थ। यहाँ पर मैच हुआ करता है, आपको रटे होंगे ये शहर, लेकिन किसकी राजधानी क्या है ऐसे याद करो, क्योंकि ऐसे ही लाभ होगा। उत्तरी प्रदेश इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है डार्विन। क्वींसलैंड इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। यहाँ मैच होता है ना? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? एडिलेड। एडिलेड। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। वहीं विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। ठीक है। वहीं पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ये मुझे बताओ आप ऑप्शन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ये जो बैरियर रीफ है ये उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप देखो तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आप सही मारोगे। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 17 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि कौन सा, जस्ट वेट, 17 है ना? इसमें कहा गया है कि कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है? ग्रेट बैरियर तो है, रेनबो रीफ फिजी में है, ये भी सही है, स्वराज ये भी प्रवाल है, ठीक है, क्यूशु द्वीप ये जापान का है, लेकिन ये प्रवाल द्वीप नहीं है। एक सवाल बड़ा शानदार पूछा जाता है जापान से, गौर करना। कहते हैं कि जापान के ये जो 4 द्वीप हैं महत्वपूर्ण, इन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ। उत्तर से दक्षिण क्रम में ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे। हालांकि जब आप इनकी लोकेशन देखोगे, कुछ ऐसी लोकेशन है इस प्रकार से धनुषाकार में, लेकिन उत्तर से दक्षिण क्रम आपको याद रखना है, यही पूछा जाता है। तो सबसे उत्तर जो वो जापान का द्वीप है इसे कहते हैं होक्काइडू। होक्काइडू। उसके नीचे होंशु है, होंशु के नीचे शिकोकू है, शिकोकू द्वीप, और सबसे नीचे क्यूशु द्वीप है, याद रखो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन क्या बता सकते हो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। तो जापान की जो राजधानी टोक्यो है, मुझे बताओ ये इनमें से किस द्वीप पर है? क्या होक्काइडू में है, क्या होंशु में है, क्या शिकोकू में है, या फिर क्यूशु में है? उत्तर से दक्षिण क्रम तो ये आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, वापस आओ, डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बिहार पीसीएस 2019 में पूछा गया है। कह रहा है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे। ये कैम्बे है क्या? अगर आपने ये जान लिया तो फिर आप उत्तर सही मार दोगे। ये दरअसल जो कैम्बे है, इसको ही कहा जाता है खंबात की खाड़ी। ये गुजरात में है। तो यहाँ पॉलिप्स नहीं है, ये गलत है। और कह रहा है कहाँ पर नहीं है, तो यही सही हो जाएगा आंसर। मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है, और मिनिकॉय, इनमें से ए पार्ट सही होगा, कैम्बे की खाड़ी। ठीक। क्वेश्चन नंबर, आ जाओ 19 में। 19 क्या कह रहा है? 19 ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, 2015 में री एग्जाम हुआ था। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाल विरंजन, विरंजन का मतलब समझ रहे हो? कोरल ब्लीचिंग, ये कह रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शैवाल होता है यहाँ पर, इस शैवाल का नाम क्या है? नाम है जुक्सांथलाई, जुक्सांथलाई एल्गी। और यही वो एल्गी है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है। अच्छा, ये है कहाँ पे? ये है सागर में। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सागर का तापमान ये इंक्रीज होता है, तुरंत ये जो सौंतलाई एल्गी जो होता है ये अलग हट जाता है। अलग हट जाता है तो जो जंतु होता है वो उसमें प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं पाता है, तो वो फिर मर जाता है। ठीक। और इसी को कहते हैं जुक्सांतलाई, सॉरी, इसी को कहते हैं प्रवाल विरंजन। ठीक है। और ये सफेद रंग के होने लगते हैं, तो प्रवाल विरंजन यानी कि इसी को कहते हैं क्लोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग, या हम कह सकते हैं ओरल ब्लीचिंग। ओरल ब्लीचिंग। ठीक है। तो क्या होगा सही? इसके कारण कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, आप बताओगे वैश्विक ऊष्मन के कारण। वैश्विक ऊष्मन, सागरों का तापमान बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो शैवाल हट जाएगा जुगसौंतलाई, और अगर वो हटा तो फिर भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इससे जो जंतु होता है, मूंगा होता है, वो मरने लगता है। तो सही हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर 20 में। 20 में कह रहा है
कि भाई ये बताओ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? यही तो पूछ रहा है, क्या नहीं आता है? वेस्ट इंडीज यानी नियोट्रॉपिक्स मुख्यतः आते हैं, इंडो मलेशियाई क्षेत्र भी आते हैं। आपसे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बायोम क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आता है, इंडो मलेशियाई क्षेत्र। पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका ये भी आते हैं। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। उत्तरी अमेरिका ये है, इस प्रकार से मैंने आपको मैप में बताया था, यहाँ पर ये पूरा मैक्सिको है और फिर यहीं से शुरू हो जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना? ये ब्राज़ील हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पनामा हो गया। ये है कनाडा, ये है अमेरिका और ये है मैक्सिको। यहीं पर है इस्थमस तौहाते पे। ठीक, तो खैर 20 का सही उत्तर होगा टी पार्ट। इसलिए मैप जरूर आप तैयार करो, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल सवाल मैप से ही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है? कोरल रीफ लोगों को रोजगार दिलाता है, हाँ बिल्कुल सही है। बिल्डिंग मटेरियल है, यानी बिल्डिंग मटेरियल इसमें मिल जाता है, ये भी ठीक है। तूफानों से तटरेखा की रक्षा होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मान लो ऑस्ट्रेलिया है ये, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कोरल है, तूफानों से रक्षा भी हो जाती है। और भूकंपों से समुदायों की रक्षा करता है, नहीं भूकंप से रक्षा नहीं कर पाएगा। भूकंप से कैसे कर लेगा भाई? भूकंप, जैसे ये अर्थ है, तो भूकंप तो यहाँ कहीं आएगा, या यहाँ पर आ गया या यहाँ पर आ गया, पृथ्वी के अंदर हो गई हलचल, है ना? जब पृथ्वी के अंदर हो जाएगी तो ऊपर अगर हिमालय भी खड़ा है तो हिमालय भी रक्षा नहीं कर पाएगा, ये तो कोरल है। ये तो बहुत छोटी बात है। अगर हिमालय भी खड़ा है तो वो भी तो रक्षा नहीं कर पाएगा। पूरी पृथ्वी हिल रही है तो हिमालय भी हिलेगा, वो भी कहेगा कि महाराज काहे हिला रहे हो, हम भी गिर पड़ेंगे। ठीक, तो डी पार्ट गलत होगा यहाँ, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। सिंपल सवाल है, और ये बिल्कुल आप इसको आंख बंद करके भी कर सकते हो, अगर आपने ढंग से इसको समझा है तो। कह रहा है प्राकृतिक प्रदेश में से इस प्रदेश को बड़े शिकारों वाली भूमि कहा जाता है। बड़े शिकार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। मान लो ये शिकार है कोई, ठीक? शिकार का मतलब क्या हो गया? तो शिकारी होता है और दूसरा होता है शिकार, यानी कि शिकारी हो गया हिरण और शिकार हो गया शेर। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। शिकारी हो गया शेर और शिकार हो गया हिरण। अब कह रहा है कि शिकार बड़े-बड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? थोड़ा-सा इसको ऐसे समझते हैं, अलग लीक से हट के। ये है पृथ्वी, ये है इक्वेटर, ये है सूर्य। सूरज ज़्यादा रोशनी फेंक रहे हैं। अब ये रोशनी कहाँ पड़ रही है लंबवत? भूमध्य रेखा में पड़ रही है। फिर और ऊपर बढ़े, कर्क रेखा में पड़ रही है। फिर और नीचे बढ़े, मकर रेखा में पड़ रही है। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में और 0 डिग्री इक्वेटर पर। यहाँ तक ये लंबवत पड़ रही है सूर्य की रोशनी। लेकिन फिर जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे सूरज की जो रोशनी है, किरणें वो तिरछी पड़ेंगी। तो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ है? यहाँ पर। तो मुझे बताओ तापमान यहाँ है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होगी? यहीं पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होगी। तो वृक्ष भी कहाँ पर अच्छे खासे होंगे? यहीं पर। यहाँ वृक्ष भी होंगे, घास भी होगी। तो फिर चाहे शिकार हो या शिकारी हो, उसके लिए अनुकूल भूमि कौन-सी है? यही भूमि है। वापस आ जाओ। कह रहा है कि बताओ बड़े शिकारों वाली भूमि कौन-सी है? शीतोष्ण, शीत-उष्ण ना, गलत है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश, या उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश, या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। सवाना प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, रेगिस्तानी प्रदेश में कहाँ से हो जाएगा? रेगिस्तानी प्रदेश तो वहाँ जीव-जंतुओं की उतनी संख्या थोड़ी होगी। फिर कह रहा है कौन-सा निम्नलिखित जंगलों में से कौन-सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े हैं? ये अमेज़न वर्षावन है, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 24, 24 नंबर। 24 को ध्यान से समझना, और इसमें ये प्रजातियाँ दी गई हैं। विस्थापन प्रजाति क्या होता है? एक स्थानीय प्रजाति क्या होता है? संकटापन्न प्रजाति क्या होता है? मूलाधार यानी कि कीस्टोन प्रजाति क्या होता है? ये प्रजातियाँ आपको इनकी परिभाषा तैयार हो, फिर आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे। जैसे यहाँ पर पढ़ो, तरह की जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियाँ बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बनी रहेगी रहने की क्षमता को निर्धारित करती हैं। निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रजातियाँ होती हैं, तो ऐसी प्रजाति को क्या कहा जाता है? ऐसी प्रजाति को कहा जाता है
कीटोन प्रजाति, याद रखो, कीस्टोन प्रजाति। अच्छा, ये जो कीस्टोन का कॉन्सेप्ट है, ये कौन लाया है? देखो, कीस्टोन प्रजाति, गौर करना। यहाँ से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। एक तो इसकी अवधारणा, कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा मार्केट में कब आई? 1969 में आई। और मुझे बताओ, ये जो कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा है, ये दी किसने? कौन महापुरुष हैं? महापुरुष का नाम है रॉबर्ट ई. पेन। इन्होंने इसकी अवधारणा पेश की है। और भी कई सारी प्रजातियां हैं, आप इनको याद रखो। जैसे अभी मैंने कीटोन के बारे में बात की। आपको तैयार रखनी है परिभाषा, फाउंडेशन। फाउंडेशन प्रजाति किसे कहा जाता है? आपको बताना है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला प्रजाति किसे कहा जाता है? आपको बताना है इंडिकेटर। इंडिकेटर प्रजाति किसे कहा जाता है? एक शब्द है लिटर, क्या पता है आपको? और एक शब्द है डफ। इन दोनों के अर्थ बताओ मुझे। लिटर का मतलब होता है मृदा में गिरा हुआ कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। और डफ का मतलब क्या होता है? ये कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में गिर गया है, इसका अपघटन। यानी इसका अपघटन शुरू हो गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ गिरा है, उसको अर्ध अपघटित रूप में हम उसे डफ कहते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे शब्द हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक। 24 का सही उत्तर होगा ए पार्ट। अब आ जाओ 25 में। 25 का कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। इस शब्द को पकड़ो, टिकाऊ जैव समूह। यानी कि ऐसा जैव समूह जो टिक चुका है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं टिकाऊ जैव समूह। तो टिकता कौन है? पता है आपको? टिकता है चरम अवस्था। जब आप चरमावस्था में पहुंच जाते हो, तो फिर वहां से आपको हिलाने डुलाने की संभावना को नकारते हो। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, समझना जरा, तैयारी काहे की कर रहे हो? आप कर रहे हो लेखपाल की तैयारी। और लेखपाल की तैयारी इतनी धुआंधार हो जाए आपकी, इतनी जबरदस्त हो जाए, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, पता चला एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन आने हैं। आपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स लगा लगा दिए 10-10 बार। सारे प्रीवियस ईयर्स के आंसर्स आपको तैयार हो गए। जो मैं करंट उपलब्ध कराऊंगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके सबके आपने तैयार नोट्स कर लिए, या हिस्ट्री, या फिर आपदा प्रबंधन, ये सब कुछ पढ़ लिया। और इसके बाद जब आपकी परीक्षा होगी, मान लो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद जब भी हो, वहाँ पर आपकी तैयारी अगर अच्छी है, एक चरम अवस्था पर पहुँच गई है। इसका मतलब क्या है? अब आपके अंदर से डर खत्म हो गया। ठीक? अब आप स्टेबल हो गए। जब आप स्टेबल हो गए हो, तो कोई अन्य लड़का आपको उखाड़ नहीं पाएगा। आपकी तो एक सीट पक्की होगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी चरमावस्था उतनी ही अच्छी होगी। ठीक? तो यही है चरमावस्था। यानी कि यहाँ पर आओ, अब हम थोड़ा-सा इकोलॉजी के रूप में समझ लें। चरमोत्कर्ष समुदाय, ये मैंने एक शब्द आपको कराया था। चरमोत्कर्ष समुदाय के बारे में मैंने क्या बताया था? ये समुदाय वास्तव में सूचक होते हैं। काहे के सूचक होते हैं? जलवायु के। ये जलवायु के सूचक होते हैं। और ये ऐसा समुदाय होता है जो किसी अन्य समुदाय के द्वारा ये प्रतिस्थापित ना हो सके। अन्य समुदाय इसे प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है? जैसे आपने ज़बरदस्त तैयारी कर ली, तो आपकी जो एक सीट है, उसे अब कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने अपनी तैयारी कहाँ पहुँचा दी? चरम बिंदु पर पहुँचा दी। ठीक है? तो अब यहाँ पर आओ, क्या इसे कोई समुदाय प्रतिस्थापित कर पाएगा? नहीं। अच्छा, तो वापस आओ ज़रा, यही आपसे पूछ रहा था कि पारितंत्र में एक टिकाऊ जैव समुदाय, यानी कि अब उसे कोई डिगा नहीं सकता है, अब उसे कोई हिला नहीं सकता है, वो चरम पर पहुँच गया है। इसे कहते हैं चरमावस्था, क्लाइमैक्स। ठीक? तो ऐसे याद कर लो, अपनी कोई भी इमेजिनरी स्टोरी बनाओ, इस प्रकार के तथ्य आप याद कर सकते हो। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। 26 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विकी स्टोथर्म पौधे जो उगते हैं कहाँ पर? बहुत कम ताप पर। ठीक है?
इस तरह के क्वेश्चंस तो सिंपल हैं, याद करने पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अब इसमें आओ, वह विदेशज उपकरण जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु, मानव को प्रभावित किया है। इतना खतरनाक हो गया था कि भारत ने हाल ही में उसके प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उसे कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी थी। तो ये किसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? ये बुलाई गई है पार्थेनियम के लिए। पार्थेनियम। इसे कई सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है गाजर घास, इसे कहा जाता है चटक चांदनी, इसे अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाओगे तो इसे कहा जाता है चिड़िया बाड़ी। इसे चिड़िया बाड़ी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। 28 कह रहा है कि यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं, मान आप जा रहे हो और आप हिमालय से होकर जाओ, वो कह रहा है कि वहां पर किन किन पादपों के आप दर्शन करोगे। तो आप जा रहे हो, चले आप हिमालय की तरफ। आपको मिला चीड़, आपको मिला ओक, आपको मिला बुरुंश, लेकिन आप चंदन को नहीं पाएंगे। आपने एक मूवी देखी होगी पुष्पा, 1 और 2 दोनों देख ली होंगी। वहां पुष्पा कर क्या रहा है? वो कर रहा है चंदन की तस्करी। ठीक है, झुकेगा नहीं वाला। तो वो चंदन की तस्करी कर रहा है, तो ये चंदन है कहाँ पे? ये आपको आंध्र प्रदेश यानी कि दक्षिण भारत में यहाँ पर। तो ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सारे के सारे क्षेत्रों में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? जब आप हिमालय से जा रहे हो तो चंदन को तो नहीं पाते हो। तीसरा गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। 1 और 2। 29 देखो, 29 नंबर। वह निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है? जैविक मूल का कौन सा है? पन्ना नहीं है, माणिक भी नहीं है, पुखराज भी नहीं है, मूंगा है। यही प्रवाल बनाता है। प्रवाल भित्ति बनाता है। ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक। 30 आ जाओ, 30 में आ जाओ। CDS 2011 में पूछा गया है। कह रहा है कि ये दिए हैं, इनमें बताओ कौन सा एक जैव निम्नीकरण मद है। मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, जैव निम्नीकरण, हम्म, और दूसरा शब्द बताया था अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण यानी वो पदार्थ जिन्हें जीव गठित कर देता है, जैव निम्नीकरण हो जाते हैं। वो पदार्थ जिन्हें जैव निम्नीकृत नहीं कर पाता है, वो अजैव निम्नीकृत हो जाते हैं। यहाँ पर इसे निम्नीकृत कर लेगा, यही पूछा है कि जैव निम्नीकरण मद कौन सी है। प्लास्टिक को तो नहीं कर पाएगा, गलत हो गया। कास्ट को भी कर लेगा, घास को भी कर लेगा, प्लास्टिक नहीं कर पाएगा, तो ये गलत है। कास्ट को भी कर लेगा, घास को भी कर लेगा, और चमड़े को भी कर लेगा, ये सही हो जाएगा। ठीक। चीनी मिट्टी का प्याला गलत हो जाएगा यहाँ। पॉलीस्टीरीन प्याला ये भी गलत हो जाएगा, तो बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31। देखो, 31 में कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? लाइकेन ये किसके हैं? लाइकेन ये हैं कवक और शैवाल। ठीक है, शैवाल और साथ ही साथ कवक। बी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, लाइकेन ये इंडिकेटर प्रजाति भी इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है इंडिकेटर जाति। इंडिकेटर प्रजाति ऐसा है, दरअसल ये वायु प्रदूषक की वायु प्रदूषण के बारे में बताता है। यानी एस इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इंडिकेट का मतलब होता है इशारे करना। ठीक, मैंने आपको इंडिकेट किया कि वहां पर कोई खड़ा है, तो हमने आपको इशारे किया। ऐसे ही लाइकेन इंडिकेट करता है कि भैया वायु प्रदूषण हो रहा है। जब SO2 की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेन मरने लगता है, लाइकेन समाप्त हो जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वायु में SO2 की मात्रा बढ़ रही है। एक प्रकार से लाइकेन इंडिकेटर प्रजाति के रूप में काम करता है। ठीक है, बी पार्ट इसका सही होगा। और आगे बढ़ो, क्या कह रहा है 32 में? निम्नलिखित समूहों में से बताओ मुझे कौन सी जाति है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है। निडेरियंस ये संबंध बनाते हैं शैवाल के साथ, बिल्कुल ठीक है। फंजाई भी बनाते हैं पौधों के साथ। और एक प्रोटोजोआ ये लिखा है आदि जंतु, ये दीमक के साथ बना लेता है। तो सारे के सारे बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 3 डी पार्ट। 33 देखो, 33 नंबर। 33 कह रहा है कि बायोस्फीयर की परिभाषा क्या होगी?
हिमाचल प्रदेश पीसीएस 2010 में पूछा गया है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब है पृथ्वी ले लो और यानी कोई पारितंत्र ले लो, उसमें जैविक घटक और अजैविक घटक सब कुछ ले लो, बायोस्फीयर हो जाता है। पहला ऑप्शन दिया है पृथ्वी ले लो, पृथ्वी का मतलब है यहाँ पर जैव और अजैव से, और इसके बाद उसका और इसके वायुमंडल में जिसमें जीव रहते हैं, पृथ्वी और इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, तो ये सही हो जाएगा डी पार्ट। फिर कह रहा है पृथ्वी पर मिलने वाले सभी जीव, तो इसमें अजैव के बारे में तो आया नहीं है, ये गलत है। पृथ्वी के सभी पादप अधूरा है, पृथ्वी के सभी जंतु ये भी अधूरा है, ये सही होगा ए पार्ट। पृथ्वी और इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, ये ठीक है। 34 में आओ। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है? घास के मैदान है, कृषि उत्पादन स्थल है, या वायुमंडलीय संतुलन के स्थल है, या फिर आनुवांशिक भिन्नता है। जैवमंडल जो आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होते हैं वो वास्तव में आनुवांशिक भिन्नता से संबंधित होते हैं। यहाँ डी पार्ट सही होगा, आनुवांशिक भिन्नता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। 4 हो गए, 5 में आ जाओ। ये लिखा है मानस जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आंसर तो सिंपल है, असम में होना चाहिए। ठीक है, यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ 2019 में पूछा गया है। अब आ जाओ 36 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो जैव मंडल रिजर्वों के बारे में सत्य नहीं है? अब इन कथनों को जरा ध्यान से पढ़ो, गौर करना। कह रहा है जैव मंडल रिजर्वों के बारे में सत्य नहीं है, सत्य पहचानना है। वे जैव विविधता के संरक्षण के लिए, वे मतलब क्या है यहाँ? वे मतलब का है, वे का मतलब है जैव मंडल रिजर्व, यानी जैव मंडल रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है। एक जैव मंडल रिजर्व के 3 जोन होते हैं, ये भी सही है। एक अंदर कोर होता है, फिर बफर होता है और इसके बाद ट्रांजिशन होता है। कोर, बफर, ट्रांजिशन, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा अच्छा, यहाँ एक सवाल पूछा जाता है कि कोर, बफर, ट्रांजिशन मानवीय गतिविधि कहाँ को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। जैसे ये मैंने लिखा कोर, बफर, ट्रांजिशन। सवाल आपसे पूछेगा कि ये जो क्रम है इनको मानवीय गतिविधि के बढ़ते क्रम में सजाओ, ऐसे बढ़ेगा। कोर में मानवीय गति ना के बराबर, यहाँ थोड़ी सी होगी और यहाँ पर ज्यादा होगी, ऐसे सजाओगे आप। दो भी सही है। तीसरे में कह रहा है कि विश्व भर में जैव मंडल रिजर्व के जाल हैं। हाँ, ये भी ठीक है, टी पार्ट सही है। चौथे में आ जाओ। चौथा कह रहा है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो आईयूसीएन द्वारा पहली बार इनको शुरू किया गया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व को आईयूसीएन ने कहा शुरू किया था? ये शुरू किया गया था यूएनईएससीओ के द्वारा, और ए बी प्रोग्राम चलाया गया था, मैन एंड बायोस्फीयर, उसी के द्वारा शुरू किया गया था, तो डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ जरा, मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लूँ पहले। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन कौन से जंतु इसमें पाए जाते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दो। यहाँ पर हिस्पिड खरगोश पाया जाता है, यहाँ पर गोल्डन लंगूर पाया जाता है, यहाँ पर पिग्मी हॉग पाया जाता है, और यहाँ पर जंगली भैंसें पाई जाती हैं। ठीक, एक खास बात और है कि यहाँ पर गैंडा भी पाया जाता है, जो एक सींग का होता है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन में। इसमें लिखा था BSR यानी कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। अब यहाँ जरा ध्यान दो, बायोस्फीयर रिजर्व के कितने भाग हैं? मैंने क्या क्या बताया? कोर, इसके बाद बफर, इसके बाद ट्रांजिशन। ठीक, इस क्रम में चलोगे तो मैं यानी मानवीय गतिविधि बढ़ती जाएगी। इसके अलावा BSR बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संकल्पना ये दी किसने? यूएनईएससीओ, यूनेस्को, याद रखिएगा। आईयूसीएन गलत होगा,
यूनेस्को ने दी। कब आई ये संकल्पना? 1971 1971 में। तो यूनेस्को के द्वारा कोई ना कोई प्रोग्राम चलाया गया होगा। हाँ, MAB प्रोग्राम चलाया गया। ये MAB क्या है? इसको कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, वापस आ जाओ 37 में। 37 पढ़ो। NDA 2017 में पूछा गया है। कह रहा है भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ये भी सही है। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नोकरेक, शेषाचलम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी, पन्ना, ये भी सही है। नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी, शेषाचलम गलत है, डी गलत है, तो ए और सी सही होगा यहाँ। ठीक है, ए और सी। देखो, जस्ट वेट, मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन देख लूं। ये लिखा है विश्व नेटवर्क। तो यहाँ पर मैं दो तीन बातें आपको बता दूं। एक शब्द है, इसको जरूर याद रखना, WNBR। WNBR का पूरा नाम क्या है? इसको कहते हैं वर्ल्ड। एन का मतलब हो जाएगा नेटवर्क। बी फॉर हो जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। और आर का मतलब क्या है? रिजर्व। तो इसका मतलब हो गया वर्ल्ड नेटवर्क फॉर, या हम कहें वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। क्या मुझे बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ बिल्कुल, इसकी स्थापना हुई 1971 1971 में। चलो भाई, 1971 में जब इसकी स्थापना हुई तो भारत में अभी तक कितने हैं जो इस नेटवर्क में शामिल किए जा चुके हैं? ये किए जा चुके हैं 13। और कौन कौन से हैं? ये मैं आपको लिस्ट एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूं, तो वहां पर इसमें सारे के सारे मेंशन किए गए होंगे। तो एक बार फिर से देख लो। नीलगिरी है, नीलगिरी है, इसके अलावा सुंदरबन है, और मन्नार की खाड़ी है ना? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा नंदा देवी, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है। नोकरेक, मेघालय वाला क्षेत्र। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए। फिर मैं लिए चलता हूँ मध्य प्रदेश, जहाँ पर पंचमढ़ी आपको मिल जाएगा। मैं लिए चलता हूँ उड़ीसा, जहाँ पर आपको सिमलीपाल मिल जाएगा। फिर मैं चलता हूँ अचान कमार के पास। अचान कमार यानी अमरकंटक वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी शामिल है। इसके अलावा कंचनजंगा, नॉर्थ ईस्ट में आप पहुंच गए। इसके अलावा पन्ना, फिर से आप मध्य प्रदेश में आ गए। तो ये हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। ठीक है, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नोकरेक और पंचमढ़ी। इसके अलावा सिमलीपाल एक छूट गया है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। और एक और लिख लो, ये है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश वाला। तो ये है 13। अच्छा, यहाँ पर सही उत्तर तो हो जाएगा एक और तीन, यानी कि ए और सी। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित। ये सवाल मुझे बताना। मुझे बताओ, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, मुझे बताओ पहला देश दुनिया में कौन सा है? पहला देश जिसका पूरा क्षेत्र, पहला देश जिसका पूरा क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। घोषित किया गया है, बताओ। उस देश का नाम बताओ जिसका पूरा का पूरा क्षेत्र ही बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। इसका सही उत्तर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो भाई, 37। 38 में आ जाओ। 38 क्या कह रहा है? इसमें ये 2001 में पूछा गया है। कह रहा है कि पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित निम्नलिखित कथन दिए हैं, इन पर विचार कीजिए और सही कथन बताओ। पहला कह रहा है मन्नार की खाड़ी जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। मन्नार की खाड़ी ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है क्या? हाँ। गंगा कार्य योजना चरण 2 का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में हो गया है, ये भी सही है। फिर कह रहा है नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण और संरक्षण से संबंधित और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, ये भी ठीक है। पर्यावरणीय सूचना प्रणाली पर्यावरणीय सूचना के लिए एक विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में काम करती है, ये भी ठीक है। सारे के सारे सही होंगे, एक दो तीन और चार। अब आ जाओ 39 में। 39 क्या कह रहा है? ये एनडीए 2011 में पूछा गया है। कह रहा है एक जीव
भौगोलिक क्षेत्र जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण भंडार है, गौर करना। एक जीव भौगोलिक क्षेत्र जो काहे का भंडार है? जैव विविधता का भंडार है और इसे मानव द्वारा खतरा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट कहलाएगा। अच्छा, भारत में कहाँ-कहाँ है हॉट स्पॉट? देख लो ज़रा। ये रहा भारत, 4 लोकेशंस याद रखना। ये रहा भारत, गुजरात और ये रहा हिमालय, नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पर रहा सुंडालैंड, ठीक है? और ये रहा पश्चिमी घाट। एक तो आ गया हिमालय, दूसरा आ गया इंडो म्यांमार सीमा यानी कि पूर्वोत्तर भारत, तीसरा आ गया पश्चिमी घाट और चौथा आ गया सुंडालैंड। बस चारों लिख लो। पहला कौन है? हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। दूसरा कौन-सा है? दूसरा तुरंत आप पहुँच गए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये वाले स्टेट्स। यहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं? स्टेट्स तो नहीं आपको याद रखने हैं, बस इतना याद रखो इंडो ब्रह्मा। वो ब्रह्मा बोल दिया, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा कौन-सा है? सुंडालैंड, सुंडालैंड और चौथा कौन-सा है? पश्चिमी पश्चिमी घाट। ये तो हो गए हॉट स्पॉट। क्या मुझे बता सकते हो होप स्पॉट कौन-कौन से हैं? होप स्पॉट 2 हैं भारत में, एक या बंगाल और एक अरब सागर में। होप स्पॉट का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ था? मुझे बताओ ईयर। इसका कॉन्सेप्ट कब आया था? चलो वापस आओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा? स्थल यानी कि हॉट स्पॉट। स्थल यानी कि हॉट स्पॉट। अब आ जाओ 40 में। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है? सिंपल है सवाल। कहाँ पर पड़ेगा? सॉरी। कह रहा है कि किस राज्य में नहीं है? और तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका में भी है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये गलत हो जाएगा। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।